दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के स्टोर में नोटों के जखीरा मिला था और उसमें आग लग गई थी। उस आग को बुझाने के लिए जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे तो सिपाहियों ने जब देखा तो उनकी आंखें चुंधिया गई, क्योंकि जो जल रहा था वो कोई कागज नहीं थे, नोटों के बंडल थे। ये बताया जा रहा है कि वो नोटों का जखीरा करोड़ों में था, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के जज से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज, उनको ये सुविधा मिली है कि उनके खिलाफ कोई जांच, कोई एफआईआर नहीं हो सकती। उनकी जांच में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जांच करेगी, जिसको इन हाउस कमेटी की जांच कहते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं घर में था नहीं, मैं स्टोर में जाता नहीं था, और वो स्टोर कोई एक छोटा मोटा कमरा नहीं, अच्छा खासा स्टोर था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा मेरा है नहीं और मुझे पता नहीं कि ये पैसा किसका है। इसके बाद जांच हुई और जांच में क्या रिपोर्ट आई है अभी तो ये सामने नहीं है, लेकिन जो इन हाउस कमेटी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बनी, उसने वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंप दी है। बताया ये जा रहा है कि मामले में अगर आपके स्टोर में ये सामान मिला है तो बयान आना चाहिए था आपको। ऐसे कैसे आप किसी बयान से एक केवल ये कहकर बच सकते हैं कि साहब मुझे नहीं पता, मेरे स्टोर में किसी ने रख दिए होंगे। हो भी सकता है किसी और ने रख दिया हो, लेकिन एफआईआर ना हो, जांच ना हो, इस पर सवाल उठ रहे थे कि जांच आखिरकार जज कैसे कर सकते हैं। नोटों से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सीएम ही क्यों ना हो, कोई केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, उसके खिलाफ यदि इस तरह का कोई नोटों का जखीरा मिलता है तो ऐसे मामले में देश का कानून है, ईडी उसकी जांच करती है, सीबीआई उस मामले में जांच करती है। लेकिन इस मामले में ईडी और सीबीआई कोई जांच नहीं करेगी, केवल जज साहब जांच करेंगे। तो इस जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने इस पर सवाल उठाया था, जो कानून के जानकार हैं। इनका कहना यह है कि इस तरह के मामलों में कोई जो जांच एजेंसियां इस काम में एक्सपर्ट हैं, उनसे जांच कराई जाती तो मामला निकलकर सामने आता कि कहीं देश विरोधियों का पैसा तो नहीं है, कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं जज साहब ने पैसे लेकर के कोई मामले में फैसले तो ऐसे नहीं सुना दिए हैं। जो हेमंत सोरेन है उनके मामले को लेकर बात आ रही थी, इसमें नाम आ रहा था, और आम आदमी पार्टी के नेताओं के केस सुने थे, कई मामलों के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। इन हाउस कमेटी ने कोई जांच की है तो उसमें क्या खुलासा हुआ, यह भी देश को जानने की अब इच्छा तो है, लेकिन जज साहब का मामला है और इनको छूट इतनी कि इनसे कहा गया है कि आप इस्तीफा दें, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन जज साहब को टाइम दिया गया था 5 मई तक का, और वो टाइम तो निकल गया है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये अब समझा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा जो है वो इस्तीफा तो देंगे नहीं, तो अगला कदम क्या हो सकता है। आपको मैं कुछ मामले जैसे मैं बता रहा हूं, अभी तक महाभियोग की बात आपने सुनी, इसमें आप देखिए न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का मामला, वो जो है रामास्वामी का मामला था, उन पर महाभियोग 1993 में चलाने की बात आई। तो सरकारी आवास पर फिजूल खर्ची के लिए महाभियोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। विवाद के रूप में उन्होंने क्या किया, 7 गदाएं, जिनमें से एक चांदी के सिर वाली थी, वो उन्होंने खरीदी और उन्हें कार्गो विमान से ले जाया गया। मतलब जो विमान था, इतनी बड़ी गदाएं थी। अब उसमें यह पाया गया कि ये अनावश्यक रूप से आपने अपने घर में कोई साज सज्जा का सामान लिया है और वो भी चांदी की गदा आप ले रहे हो इतनी बड़ी, तो वो पैसा आपने सरकार का खर्च किया। पैनल द्वारा दोषी पाए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने मतदान से दूरी रहने का घोषणा कर दी कि हम इसमें वोटिंग में इनके पक्ष में नहीं साथ देंगे। तब क्या हुआ, जब एक 205 ने भाग ही नहीं लिया तो वो जो है अपना बंद हो गया मामला, क्योंकि वो पास ही नहीं होगा, तो वो जो है पारित नहीं हो सकता था। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन का मामला, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1983 में न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में 33.23 लाख रुपए की हेराफेरी का दोषी पाया गया। सोचिए 1983 में लगभग 23.25 लाख रुपए का घोटाला पाया गया। राज्यसभा द्वारा भारी बहुमत से हटाए जाने के पक्ष में मतदान किए जाने से पहले न्यायाधीश थे। लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पूरी जवाबदेही से, जिससे कि बचा जा सके। जैसा मैंने कहा, फिर पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। न्यायमूर्ति एस के गंगोले
2015 में यौन उत्पीड़न के उन पर गंभीर आरोप लगे। आरोपों की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई। समिति ने अंततः इनको सभी दोषपूर्ण कार्यों से मुक्त कर दिया और यह मामला उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहां यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महाभियोग की कार्रवाई हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। न्यायमूर्ति सीवी नागार्जुन मामला 2017 में आरोपों में दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित करना, वित्तीय कदाचार शामिल, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि हस्ताक्षर वापस होने के कारण विफल हो गया वो संसद में, तो कार्रवाई नहीं हुई। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 2018 में, आपको याद होगा, ये जो है इन्होंने बात की और बात चल रही थी इन पे राम जन्मभूमि का, इन्होंने फैसला दिया था तो विपक्ष ने इसकी मांग करी थी, लेकिन अब तो मोदी सरकार है और इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसमें बहस तो हुई, प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो विफल हो गया क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी, इनकी कोई गलती नहीं मानी गई, ऐसा बताया जा रहा है। न्यायमूर्ति पीडी दिनाकर मामला है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर तमिलनाडु में किसानों की 300 एकड़ से अधिक भूमि हड़पने समेत 16 आरोप लगे। 3 सदस्यीय पैनल की बैठक गठित हुई, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र के कारण सारा केस खत्म। तो ये कुछ मामले थे जो मैंने आपको बताया और इस मामले में इसी तरह इनको छूट मिलती रही, इसीलिए लोग अब ये कह रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में भी क्या होगा। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा, नोटों का जखीरा जो उनके घर जले थे, क्या रहस्य कभी उनका पता लग पाएगा? सजा की तो बात भूल ही जाइए, लेकिन अब महाभियोग भी चल पाएगा कि नहीं और उसमें इनको त्याग पत्र देने के लिए क्या उसमें कोई प्रावधान किया जाएगा, ये देखने की बात होगी। देश के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अभी तक केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऐसे में जस्टिस वर्मा का फैसला कब और कैसे होगा, इसको मुझे लगता है थोड़ा पेंडिंग में रखा गया है। बाहरी मामलों से निपटकर फिर घर के मामले देखे जाएंगे और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो ऐसे में एक ही रास्ता बनता है और वो है महाअभियोग का। महाअभियोग चलाना किसी जज के खिलाफ यूं तो सरल नहीं है, आसान नहीं है और उसके लिए इतने कड़े नियम हैं कि उसको यूं ही कोई महाअभियोग में नहीं चलाया जा सकता। कई ऐसे मौके आए जब जजों के ऊपर गंभीर आरोप लगे और उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो महाअभियोग सरकार ने चलाया तो कई मामलों में महाअभियोग सफल ही नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ऐसी है। एक तो लोकसभा राज्यसभा में 2/3 से अधिक उस पर जो है बहुमत होना चाहिए, 2/3 से अधिक बहुमत इस महाभियोग के चलाने में उनका वोटिंग होगा कि भाई जज साहब को हटाया जाए कि नहीं, तो हटाने के पक्ष में अगर 2/3 से ज्यादा होंगे तो ही हटेंगे। दूसरा, कुल सदस्यता जो है 50% से अधिक हो। अब ऐसे में कई मामले आपको बताऊंगा कि जब महाअभियोग की बात लाए, गंभीर मामले थे और उसके बावजूद भी जज साहब का कुछ नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, जैसा मैंने कई बार कहा, मित्र हैं मेरे, और वो अक्सर इन मामलों को उठाते हैं कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है हमारे देश के सड़े गले कानून के कारण से है। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट इसमें जरूरी होना चाहिए, ईडी के कानून को और सख्त करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये केस कभी किसी नेता के खिलाफ या बड़े आदमी के खिलाफ जब ईडी पकड़ करके उसको ले जाती है तो कोर्ट में उसको राहत मिल जाती है। कोर्ट इस पर आपत्ति जताती है कि साहब इतना कड़ा कानून क्यों है। अब ये कानून तो केंद्र ने बनाया, देश की संसद ने बनाया। फिर से वही बात आएगी कि संसद ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति लगातार इस बात को कह चुके हैं, जगदीप धनखड़ जी, कि संसद सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जनता है, जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसे बनाते हैं कानून को। तब कानून एक बना दिया है, देश की जनता चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता त्रस्त थी, परेशान थी। 2014 में कांग्रेस को हटाने के पीछे का कारण यही था कि 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ, जनता पक गई कि हमारे टैक्स का पैसा कि इस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में लुटा रही है और अपनी जेबें भर रही है। उन्होंने उस सरकार को उखाड़ा, मोदी सरकार को लाए। तो मोदी को अच्छे से पता है कि हमें जो जनता ने भेजा है वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भेजा है, आतंकवाद से लड़ने के लिए भेजा है, क्योंकि उसके पहले आतंकवाद चरम पर था।
तो मोदी जी काम करना चाहते हैं तो मोदी काम कैसे करे अगर न्यायपालिका में बैठे हुए लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। पुलिस, ईडी, सीबीआई बड़ी मुश्किल से मेहनत करके केस स्टडी करती है, घंटों खर्च करती है, पैसा भी खर्च होता है और अपराधी को पकड़ के लाए और जज साहब मिनटों में अगर जमानत दे दें तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उत्साह उनका डाउन और होता है कि साहब इतनी मेहनत करी हमने, नतीजा ये है। कई बार इसको मैं गलत रूप में आप मत ले जाएं, लेकिन कई अधिकारी तो सोचते होंगे कि मुझे 50 या 100 करोड़ की ऑफर मिल रहा था, 1000 करोड़ के घोटाले में कोई भी रिश्वत 100 करोड़ तो दे ही देगा, बांट लो भाई 10-10 करोड़, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। वो सोचता है अगर कोई ईमानदार अफसर है कि मैं पैसा नहीं लूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, इसको जेल ही भेजूंगा। लेकिन वहां जज साहब जमानत कर देते हैं, बाद में पता लगता है कि कोई सेटिंग हो गई, जज से नहीं तो वकील से होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे में उन अधिकारियों का क्या होता है, वो सोचते यार बताओ इससे तो अच्छा हम ही ले लेते। तो कुल मिलाकर उदाहरण अच्छा सेट नहीं हो रहा। और अब जज साहब वाले मामले में भी जनता यह कह रही है कि आखिरकार जज होने के कारण यह छूट क्यों दी जानी चाहिए। नंबर 1, जांच ही ना हो। नंबर 2, जांच हो तो एफआईआर ना हो। और फिर जब जांच हो रही है तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं मनमर्जी से, उनका मन नहीं है तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को पावर होनी चाहिए कि हटाओ तुरंत। अगर कोई इनकी जगह सरकारी कर्मचारी कोई भी होता, किसी भी दफ्तर में होता, चाहे वो आईएएस और आईपीएस भी होता, अभी तक तो सस्पेंड कर दिया गया होता, उसका फैसला सरकार करती है, राज्य या केंद्र। तो जज का फैसला केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते, केंद्रीय कानून मंत्री क्यों नहीं कर सकता? ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो देश की जनता यह सवाल पूछ रही है, इस पर सरकार को से जवाब पूछ रही है कि ऐसा कानून हमारे देश में क्यों नहीं है। जनता का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन जनता करे तो करे क्या? सब पे चलती है, नेताओं को हुटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे गरिया सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जज साहब पे तो कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने टिप्पणी की तो अवमानना का केस में उसको जेल में डाल देंगे और जमानत भी कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि सब जगह जज साहब के बिना जमानत देना कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए सब जब सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनको छूट क्यों दी जा रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि महाभियोग चलाया जाएगा। उस महाभियोग के बीच में यदि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जैसा कि पहले कई जजों पर महाभियोग चला है, उन्होंने जब ये देख लिया कि अब तुम्हारे खिलाफ जो महाभियोग चल रहा है, गणित देख लेते हैं कितने सांसद पक्ष में आ रहे हैं, जिसको ये लगा कि अब ये पास हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा, तो भैया पहले ही इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देते ही जो जांच है, महाभियोग बंद हो जाएगा, जांच पहले ही पूरी हो चुकी। और कहते हैं कि उन्हें पूरे रिटायरमेंट का जो फंड है, बोनस है, सारा कुछ फैसिलिटी मिल जाती है। यानी किसी ने कोई गंभीर अपराध किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, उसके बाद यदि वो स्वतः इस्तीफा दे दे तो पूरी जांच बंद और उसको पूरे बेनिफिट मिलते हैं जिंदगी भर। जब तक वो जिंदा है, रिटायरमेंट के बाद भी आपके और मेरे टैक्स के पैसे से आनंद पूरा परिवार करेगा। सरकारी बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ मिलता है। तब ये सवाल उठ रहा है कि किसी एक नौकरी करने वाले को, जज भी तो नौकरी करते हैं, हमारी जनता के टैक्स के पैसे से उन्हें वेतन मिलता है, तो वो वेतन भोगी है, उनको अलग क्यों रखा जा रहा है? जितने भी नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री का सचिव हो या राष्ट्रपति का सचिव या फिर कोई जज, तो जज कैटेगरी अलग क्यों हो जाएगी? ये जनता का आक्रोश और सवाल है। लेकिन इस देश में कानून है, और ऐसा है बनाया, कानून बनाने वाले और कानून की व्याख्या करने वाले दोनों लोगों पर शायद कुछ इसका फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि नेता हैं, उनके खिलाफ कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं, खुद भी भ्रष्टाचार करते हैं ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश लोगों की राय यह है कि जब वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं तो वो खुद कड़े कानून चाहते नहीं। इसलिए अश्वनी उपाध्याय जी कितना ही मांग ले, पॉलीग्राफी टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जो संसद में बैठे हैं उनको पता है कि वो नहीं तो उनके भाई बंधु, उनके रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार करेंगे। और नार्को पोली हो गया तो पता लगा और नेताजी का नाम भी आ गया, तो पोल खुल जाएगी खुद की। और इसीलिए ये कभी कानून बनना नहीं है। लेकिन ताज्जुब यह है कि एक जब वेतन भोगी जज है तो वो पहली बात उनको कैटेगरी में इसमें छूट क्यों दी गई है? कोई हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज होने से वो भगवान नहीं हो जाते। इस देश से या तो ये डिक्लेयर करें
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पर लागू नहीं होगा। निचले जो जज हैं उन पर तो होता है, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सब पे वो लागू होता है। उनको जब मर्जी उठा के सस्पेंड कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डांट फटकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, वो कैटेगरी अलग हो जाती है। तो सवाल उठ रहा है क्यों? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।